ममता बनर्जी ने बोल दिया कि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट दो और फांसी जल्दी दिलाओ। अगर आपकी मानसिकता यही है ना कि जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए, तो दोस्त ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। और इंस्टेंट जस्टिस अगर आपको चाहिए तो 8 सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। अगर ये वीडियो सरकार ने देख लिया तो देश में क्रांति आ जाएगी। बस पूरा देखना आप। पहले ना आपको मैं सोचने मजबूर करता हूं कि इंस्टेंट जस्टिस में क्या समस्याएं हैं। देखो, इस बात को सोचो यहां से थोड़ा, किसी मर्डर के दोषी को फांसी हो जाए, बाद में पता चले कि वो इंसान असल में दोषी नहीं था। ये एक ऐसी गलती है जो कभी सुधर नहीं सकती। फिर भी कई बार जल्दी जल्दी न्याय देने के चक्कर में ना ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसे फैसले आ जाते हैं जो हमेशा के लिए एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा और समझिए, वेस्ट बंगाल विधानसभा ने रेप और मर्डर के दोषियों के लिए फांसी का प्रावधान करते हुए एक बिल को पास कर दिया। आप सब खुश हो गए। ममता बनर्जी ने इस बिल को हिस्टोरिक बता दिया। बोले अब तो क्रांति आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक प्रस्ताव है कि पुलिस को सिर्फ 21 दिन के अंदर अपनी पहली रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर देनी है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई या सजा दी जा सके। और ये कदम आपको पता है कब उठाया गया? पश्चिम बंगाल के आर्ची हॉस्पिटल जो था, उसके डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद ये बात उठाई गई, जब टीएमसी पर काफी पॉलिटिकल प्रेशर था। उनको इस्तीफे के लिए बार बार मजबूर किया जा रहा था, उनसे क्वेश्चन किए जा रहे थे, उनके नेताओं से जवाब नहीं बन रहे थे। अब बोला कि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट हम जमा करा देंगे, इंस्टेंट फांसी दे दो और सब कुछ कर दो। क्या तरीका है सही? क्राइम रुक जाएगा इससे? बिल्कुल नहीं। ये और कुछ नहीं, पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल करने का है। एक मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ। जल्द से जल्द अगर आप इंस्टेंट अगर आप कहते हो कि हमें जस्टिस चाहिए तो क्या नुकसान है पहले समझ। रिसर्च ये कहती है कि जब जुडिशरी और पुलिस के ऊपर ना जल्दी से जल्दी न्याय देने का प्रेशर होता है तो गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेशनल रजिस्ट्री ऑफ एक्सोनरेशन यूएस के डाटा के मुताबिक मोर देन 35% रॉन्गफुल कन्विक्शंस रिपोर्ट हुई हैं, जहां जल्दी में ट्रायल्स हुए, विटनेस को प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया और एविडेंस को जल्दबाजी में ओवरलुक कर दिया। अब थोड़ा माइंडफुल और लॉजिकल होकर के समझिए क्या क्या नुकसान है इंस्टेंट जस्टिस के। देखिए, जब इन्वेस्टिगेटर पर आप जल्द से जल्द केस को रिजॉल्व करने का प्रेशर बनाते हैं तो उस पर प्रेशर आ गया, उसकी कोशिश क्या होगी? निपटाओ। तो वो सिर्फ उन्हीं सबूतों पर ध्यान देते हैं जो उनकी पहले से बनाई हुई थ्योरी में फिट हो जाते हैं, वो कंफर्म कर देते हैं, बात खत्म, केस सॉल्व। इस वजह से ना जो कॉन्ट्राडिक्टिंग जो एविडेंस होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है डिसीजन फैटीग की। जब जजेस या प्रोसिक्यूटर बहुत केसेस के डिसीजन जल्दी जल्दी लेने के चक्कर में ना वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर के कॉम्प्रोमाइज करने लगते, वो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी को खोने लगते हैं। नतीजा को क्या लगता है? बहुत अच्छा आएगा? नहीं, वही समस्या, निर्दोषों को तो सजा मिल गई। दूसरी बात, मेमोरी एरर्स और विटनेस टेस्टिमनी। इसमें यह होता है कि विटनेस पर भी जल्द से जल्द केस को रिजॉल्व करने का प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर में क्या साइकोलॉजी काम करती है? उनकी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो सकती है। कई बार बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी सवाल जवाब होंगे। कई बार वो ऐसे डिटेल्स याद करते हैं जो घटना हुई नहीं थी, कि पुलिस के सजेस्टिव क्वेश्चनिंग की वजह से उनका स्टेटमेंट बदल सकता है, उस दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा गलत कन्विक्शंस हो सकता है। इंस्टेंट जस्टिस में क्या होने लगता है? विजिलेंटे जस्टिस का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस अभय ओका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई। उन्होंने ये कहा, जब ना ये लीडर्स तुरंत न्याय देने की बात करते हैं तो जनता में ना इम्पेशेंस पैदा हो जाता है। जब लोगों को कानून से न्याय मिलने में ना टाइम लगता है, देखते हैं कि नहीं मिल रहा है, तो अपने हाथ में कानून देने लगते हैं। इससे विजिलेंटे जस्टिस का माहौल बन जाता है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसमें लोग बिना प्रॉपर ट्रायल के दोषियों को सजा देने लगते हैं। विजिलेंटे जस्टिस का मतलब यह है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसको भरोसा है कानून कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हम ही कर सकते हैं। होता है ना संगठन, नाम नहीं लूंगा, तो ये वो चीज फैलनी शुरू हो जाएगी। अब हम ही सब कुछ करेंगे। यहाँ भी दिक्कत है। फांसी का जो प्रावधान है क्राइम रोक देगा क्या? 2012 के निर्भया केस के बाद से ही रेप के लिए फांसी के प्रावधान बनाए गए थे। उसके बाद क्या हुआ? रेप केसेस में कमी आई? बिल्कुल नहीं आई। ममता बनर्जी ने पीएम को लेटर तक लिख दिया, बोला हर दिन 90 केसेस रिपोर्ट होते हैं। बहुत से लोग तो डर के मारे रिपोर्ट नहीं कराते हैं। तो फांसी जैसे सख्त से सख्त सजा होने के बाद भी ये क्राइम्स क्यों नहीं रुके? ये सवाल पूछा। सिर्फ फांसी का प्रावधान बनाना सोल्यूशन नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। निर्भया केस के बाद जल्दी जस्टिस देने का प्रेशर बना, डेथ पेनल्टी की मांग हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते रह गए कि जल्दबाजी में दिया गया फैसला गलतियां करवा सकता है। हैदराबाद के प्रियंका रेड्डी केस में पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर कर दिया, कुछ लोगों को मार दिया। कुछ साल बाद रिपोर्ट आती है कि वो लोग थे नहीं जो मारे गए। बुला लाओ, निर्दोष थे, क्या करोगे? पता चलता है प्रियंका रेड्डी केस में कि बिना प्रॉपर ट्रायल के ये सब कुछ हुआ था, बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के हुआ था। ये फैसला लॉ एंड ऑर्डर को डैमेज करता है। देखिए दोस्त, बात ना सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी, जल्दी सुनवाई की मांग तो की जा सकती है, ये बात ठीक है, और सरकार पूरा भी कर सकती है, पर सरकार किसी भी कानून द्वारा आरोपी को सजा नहीं दे सकती। तो कॉमन सेंस है, आपको जाना फिर भी कोर्ट पड़ेगा। अदालत के 4 चरण होते हैं। पहला, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट दोषियों को फांसी की सजा सुना सकता है, परंतु उस पर जो मोहर लगेगी ना वो हाई कोर्ट लगाएगा। जब तक हाई कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचेगा, जब तक उस पर सुनवाई नहीं होगी, तब तक फांसी नहीं मिलेगी। आंदोलनकारियों की मांग को पूरा करने के लिए इन अदालतों को सभी काम छोड़ करके उस एक मामले में सुनवाई के लिए बैठे रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। तब बार बार क्यों दोषी को तुरंत फांसी देने का आश्वासन और कानून क्यों बनने लगते हैं, मेरी समझ के परे है। चलिए मैं आपको एक स्टेप और आगे ले चलता हूं। सोचिए कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसे लेकर पूरे देश में आंदोलन हो गया, लेकिन घटना के एक महीने बाद भी पुलिस और सीबीआई दोनों ठोस सबूत नहीं जुटा पाए। सोचिए उल्टे इस मामले में गिरफ्तार जो मुख्य आरोपी है ना, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। पता क्या निकल के आया? वो कहता है कि मैं गलती से सेमिनार हॉल पहुंच गया था, जहां उसे जूनियर डॉक्टर का शव दिखाई दिया, वो घबरा गया, भागा तो उसका ब्लूटूथ डिवाइस जो था वो नीचे गिर गया। यानी कि जो मेन एक्यूज्ड है, जो जिसपे आप रेप के और मर्डर के चार्जेस बता रहे हैं, उसने साफ मना कर दिया। उसने अदालत में नॉट गिल्टी यानी कि दोषी नहीं हूं कहने का फैसला कर लिया। सोचिए क्या फायदा इस पॉलीग्राफिक टेस्ट का? उल्टे से मुख्य आरोपी को बल मिल गया। क्या इससे ममता बनर्जी या फिर केंद्र सरकार या कोई दूसरे राज्य की सरकार इस सबक नहीं ले रही है कि उनको सुरक्षा उपायों के साथ जांच और अभियोजन की बेहतर व्यवस्था बनानी चाहिए? इंस्टेंट जस्टिस ये कोई सोल्यूशन नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको बताता हूं सोल्यूशन क्या है। क्विक जस्टिस अगर आपको चाहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। समझिए, पहला, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स को मजबूत बनाए। पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स को थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाए, उनको रिसोर्स प्रोवाइड कराया जाए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को उनको इंप्लीमेंट करना और उनका पालन करना जरूरी है। देखिए अगर पुलिस को फॉरेंसिक ट्रेनिंग मिलती है तो वो एविडेंस को प्रॉपर्ली कलेक्ट और एनालाइज कर सकती है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए एनालिसिस एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकती है, बशर्ते आप ट्रेनिंग दीजिए। तो ये तब होगा जब आप फंड को इंक्रीज करेंगे, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी और स्किल्ड पर्सनल के लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट कीजिए। एग्जांपल के तौर पे कोर्ट्स को ना मॉडर्न फॉरेंसिक लैब की जरूरत है जो टाइमली और एक्यूरेट रिजल्ट को प्रोवाइड करा सकें। सेकंड, जुडिशियल रिफॉर्म और कोर्ट प्रोसेसेस को ना स्ट्रीमलाइन करें। कोर्ट में प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाना बिना थोरोनेस के कॉम्प्रोमाइज किए, वो भी। एग्जांपल लीजिए, केस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना जो केस फाइल और हियरिंग को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। जुडिशियल ट्रेनिंग, जजेस और प्रोसिक्यूटर को रेगुलर ट्रेनिंग देना ताकि वो हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल कर सकें और कॉग्निटिव जो उनकी बायसनेस है ना उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। देखिए ट्रेनिंग सेशन में ना अगर जजेस को बायस और इम्पार्शियलिटी अगर मेंटेन करनी है तो वो टेक्निक सिखाई जानी चाहिए, इससे अंतर पड़ेगा। टाइम सेट रियलिस्टिक होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स के लिए रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करना जो जल्दी और डिले के बीच का बैलेंस बनाए। अनरियलिस्टिक नहीं कि 21 दिन में सब कुछ कर दो। अगर इन्वेस्टिगेशन को आप 6 महीने का टाइम देते हैं तो इतना टाइम अलाउ करना ताकि सारे एविडेंस को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा सके और कोई भी सबूत छूट ना पाए। इसके लिए क्या करेंगे? फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। स्वीपिंग रिफॉर्म के बजाय ना एक इंक्रीमेंटल चेंजेस इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। देखिए पहले कुछ पायलट केसेस को फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस में इंप्लीमेंट करना और फिर रिजल्ट को रिव्यू करना, उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग फेज में उसका दायरा बढ़ाना, इससे अंतर पड़ेगा। विटनेस एंड विक्टिम सपोर्ट प्रोटेक्टिव मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटनेस और विक्टिम्स के लिए ना सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कराना ये बहुत जरूरी बात है। विटनेसेस को और पीड़ित को ना साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दीजिए। ट्रॉमा काउंसलिंग सर्विसेज जो इमोशनल सपोर्ट और एक्यूरेट टेस्टिमनी कलेक्शन में हेल्प करे, इस तरह से आप बनाइए, एक माहौल बने। पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स चलने चाहिए जो जुडिशियल प्रोसेस की इंपॉर्टेंस और विजिलेंस जस्टिस के रिस्क को हाईलाइट कर सके। एग्जांपल के तौर पे मीडिया कैंपेन जो एक्सप्लेन करे कि लीगल प्रोसेस को रश करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और अगर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी बाय सीढ़ी अगर चढ़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो सकता है। ये कैंपेन्स लगातार चलने चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कम्युनिटीज को लीगल रिफॉर्म और जस्टिस सिस्टम पर डिस्कशन में एंगेज करना। एग्जाम्पल ले लीजिए, जो लोकल वर्कशॉप है और सेमिनार्स हैं जो लीगल लिटरेसी को प्रमोट करें। एड्रेसिंग कॉग्निटिव बायस ट्रेनिंग, लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल ऑफिशियल्स को कॉग्निटिव बायसनेस जैसे कंफर्मेशन बायस और टनल विजन को आइडेंटिफाई करने और मिटिगेट करने के लिए ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? वर्कशॉप जहां बायस रिकॉग्निशन और न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखाई जाए, बेहतर रहेगा। इंडिपेंडेंट कमिटीज स्टैब्लिश करना जो केसेस को रिव्यू करें और अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग इंश्योर करें, जैसे एक्सटर्नल रिव्यू बोर्ड जो केसेस को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करे। एग्जांपल के तौर पर प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल प्रोसेस में ना ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना ताकि पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड हो। देखिए एग्जांपल में दूं, ऐसा होगा कैसे? रेगुलर रिपोर्ट्स और अपडेट को पब्लिश करना जो केस आउटकम्स और जुडिशियल डिसीजन को एक्सप्लेन करे। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, देखिए
लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल ऑफिशियल्स के लिए ना अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बात का मतलब ये है कंप्लेंट रीएड्रेसल सिस्टम जो एरर और मिसकंडक्ट को एड्रेस कर सके। 8 और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेजिस्लेटिव एडजस्टमेंट्स, लॉ का रिव्यू और रिवीजन। क्विक जस्टिस से रिलेटेड लॉज को रेगुलरली रिव्यू किया जाए, उसको रिवाइज किया जाए ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अलाइन कर सके। जब भी हम क्विक जस्टिस या सख्त कानून की बात करते हैं, हमें ये समझना होगा कि न्याय का काम जल्दी डिसीजन देना नहीं होता बल्कि सही निर्णय लेना होता है। कानून का काम सोसाइटी को इंसाफ देना है, ना कि पब्लिक के गुस्से को ठंडा या कम करना। इस बात को समझिए, न्याय कभी जल्दी में नहीं मिलता, उसके लिए सब्र और समझ दोनों चाहिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके समझा दीजिए ताकि भविष्य आने वाली पीढ़ी का बेहतर हो और आपका भी। 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।